चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली संवैधानिक भूमिकाओं में से एक के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री। देखिए, ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये वो पावर सेंटर है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की किस्मत को सही मायनों में आकार देता है। तो आज हम इस भूमिका को कैसे समझेंगे? हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री ही असली कार्यकारी प्रमुख क्यों है, फिर उनके संवैधानिक आधार को देखेंगे, इस पद तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझेंगे, उनकी शक्तियों की विशाल दुनिया में झांकेंगे और आखिर में सत्ता की धुरी के रूप में उनकी स्थिति पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस पद की जड़ से शुरू करते हैं। आखिर भारतीय राजनीतिक सिस्टम में प्रधानमंत्री को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है? ऐसा क्या है जो उन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाता है? और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे सोचिए, राष्ट्रपति जो हैं वो देश के एक औपचारिक प्रमुख हैं, मतलब हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन प्रधानमंत्री सरकार के सीईओ की तरह हैं, जो देश चलाते हैं, रोजमर्रा के फैसले लेते हैं। असली ताकत उन्हीं के हाथ में होती है। तो ये जो इतनी जबरदस्त शक्ति है, ये आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है जो चली आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका स्रोत है भारत का संविधान, जो देश का सबसे बड़ा कानून है। संविधान में ये 3 आर्टिकल्स हैं जो इस पूरी भूमिका की, कह सकते हैं, बुनियाद हैं। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगी। आर्टिकल 75 नियुक्ति की प्रक्रिया बताता है और आर्टिकल 78 ये पक्का करता है कि सरकार में जो भी हो रहा है उसकी जानकारी राष्ट्रपति को मिलती रहे। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि पावर कहाँ से आती है, पर सवाल ये है कि कोई इस कुर्सी तक पहुंचता कैसे है? ये कोई सीधी सादी दौड़ नहीं है, इसमें कई पड़ाव हैं। ये प्रोसेस ना कानून और लोकतंत्र की परंपरा का एक बड़ा दिलचस्प मेल है। कहने को तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन असल में उन्हें उसी व्यक्ति को चुनना पड़ता है जिसे लोकसभा यानी संसद के निचले सदन में मेजॉरिटी का सपोर्ट हासिल हो। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल फिक्स नहीं होता। ये किसी पत्थर की लकीर जैसा नहीं है, बल्कि ये तो संसद में उनके राजनीतिक समर्थन की लहरों पर टिका है। जैसे ही वो समर्थन गया, उनकी कुर्सी भी चली जाती है। नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री 2 बहुत जरूरी शपथ लेते हैं। पहली, पद की शपथ, जिसमें वो संविधान को बनाए रखने का वादा करते हैं, और दूसरी, गोपनीयता की, जो ये सुनिश्चित करती है कि सरकार की संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहे। ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, ये इस पद की गंभीर जिम्मेदारियों की याद दिलाती हैं। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। प्रधानमंत्री के पास असल में कौन-कौन सी शक्तियां होती हैं? चलिए अब इस भूमिका के बिल्कुल केंद्र में उतरते हैं और देखते हैं कि उनके अधिकार का दायरा कितना बड़ा है। देखिए, प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की धुरी है। वो न सिर्फ अपने मंत्रियों को चुनते हैं, बल्कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये भी वही तय करते हैं। वो कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और अगर चाहें तो किसी मंत्री से इस्तीफा भी मांग सकते हैं। असल में वो पूरी टीम के कप्तान हैं। जैसा कि मशहूर राजनीतिक विचारक हेरोल्ड लास्की ने कहा था, प्रधानमंत्री कैबिनेट मेहराब की आधारशिला यानी कीस्टोन है। सोचिए कितनी पावरफुल इमेज है ये। कीस्टोन वो पत्थर होता है जिसके बिना पूरा मेहराब ढह जाएगा। प्रधानमंत्री के बिना सरकार की पूरी इमारत ही गिर जाएगी। प्रधानमंत्री सरकार और संसद के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। वो सदन में सरकार की नीतियां रखते हैं और उनके पास एक बहुत बड़ी शक्ति भी होती है। वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं, जिसका मतलब है देश में नए चुनाव। लेकिन उनकी भूमिका कैबिनेट और संसद तक ही सीमित नहीं है। वो अपनी राजनीतिक पार्टी के सबसे बड़े नेता होते हैं, देश की विदेश नीति का चेहरा होते हैं, रक्षा से जुड़े बड़े फैसले लेते हैं और किसी भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पूरा देश उन्हीं की तरफ देखता है। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि प्रधानमंत्री के पास क्या-क्या शक्तियां हैं, पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने इस अनोखी हैसियत को कैसे समझाया है? चलिए कुछ बहुत मशहूर विचारों पर नजर डालते हैं। सर आइवल जेनिंग्स की ये बात प्रधानमंत्री की भूमिका को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य की तरह हैं और बाकी कैबिनेट मंत्री ग्रहों की तरह उनके चारों ओर घूमते हैं। मतलब पूरी सरकारी मशीनरी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है।
एक और बहुत क्लासिक कहावत है, बराबर वालों में प्रथम, यानी फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ये बात शायद तब सही थी जब कैबिनेट सरकार की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज के दौर में कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बात पूरी तरह से लागू नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री की शक्ति उनके बाकी साथियों से कहीं ज्यादा होती है। और ये एक बहुत जरूरी फर्क है समझने के लिए। एक तरफ प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत नेतृत्व है और दूसरी तरफ पूरे मंत्रालय की सामूहिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री लीडर जरूर हैं, लेकिन वो एक ऐसी टीम का हिस्सा हैं जो एक साथ संसद के प्रति जवाबदेह है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का पद भारत के शासन सिस्टम का सेंट्रल पिलर है। वो एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर सरकार, संसद और राजनीतिक नेतृत्व सब कुछ घूमता है। उन्हीं का काम है ये सुनिश्चित करना कि सरकार की गाड़ी आराम से और सही दिशा में चलती रहे। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच शक्ति का जो ये जटिल संतुलन है, उसमें असली अधिकार वास्तव में किसके पास है? और क्या आज के भारत में ये संतुलन बदला है? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है।